नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, कोरोना से कई राज्यों में हाहाकार, अस्पतालों में बेड नहीं, स्मशानों में लकड़ियां। कुंभ में संघ के स्वयंसेवकों को स्पेशल पुलिस अफसर का दर्जा, दे रहे हैं ड्यूटी। बंगाल में बरसे राहुल, बोले बीजेपी के साथ समझौता करती है टीएमसी। यूएई कर रहा है भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता, करवाया युद्ध विराम। कोर्ट का फैसला, मरकज में एक साथ 50 लोग अदा कर सकेंगे नमाज। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए लेते हैं आज की सबसे अहम खबर सबसे पहले। कोरोना महामारी की इस दूसरी लहर ने शुरुआत में ही ऐसे दुर्दिन दिखा दिए हैं जिनकी कल्पना लोगों ने कभी नहीं की थी। हालत यह है कि जीते जी अस्पतालों में बेड नसीब नहीं हो रहे हैं और मरने के बाद शवदाह के लिए स्मशान में लकड़ियां। बीते एक हफ्ते से देश के कई शहरों में कोहराम मचा हुआ है। दिल्ली से लेकर लखनऊ और रायपुर के स्मशान घाटों पर लंबी लाइनें लग रही हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की हालत बदतर बताई जा रही है। यहाँ के बैकुंठ धाम और भैंसा गृह में हालात बेहद खराब हैं। शवदाह के लिए लकड़ियां खत्म हो चुकी हैं। यही हाल कई कब्रिस्तानों का भी है। वहां बीते कुछ दिनों में बड़ी संख्या में शव आ रहे हैं और गड्ढे खोदने का काम जारी है। यही नहीं, लखनऊ में पूर्व जज की पत्नी को 1.5 दिन बाद भी एम्बुलेंस लेने नहीं पहुंची और अंत में घर में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इस दौरान उन्होंने सैकड़ों फोन कॉल किए, लेकिन डीएमएस से लेकर बाकी अधिकारी 10 मिनट 20 मिनट करते रहे। गुजरात के सूरत से शुरू से ही भयावह वीडियो और तस्वीरें आ रही हैं। जहांगीरपुरा शवदाह गृह के बाहर से आई एक फोटो से पता चलता है कि यहाँ हालात किस कदर खराब हैं। शवदाह गृह के बाहर एम्बुलेंस की कतारें लगी हुई हैं और इनमें लाशें रखी हुई हैं। हालात ये है कि यहाँ इस्तेमाल होने वाली चिमनी तक पिघलनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये दिन भर जलती रहती है। सूरत के मोरा भागल कब्रिस्तान में गड्ढे खोदने के लिए बड़ी मशीनें लगाई गई हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी ऐसे ही हालात हैं। रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में शवों को रखने की जगह खत्म हो गई है। कुछ दिन पहले यहाँ एक दिन में 50 मौतें हुई हैं। स्मशान घाट के प्रबंधक ने एनडीटीवी को बताया कि हर दिन यहाँ 10 से ज़्यादा शव आ रहे हैं और एक दिन ये आंकड़ा 16 तक पहुँच गया था। हालात इतने ख़राब हैं कि राज्य सरकार ने रायपुर नगर निगम से कहा है कि वो 7 दिनों के अंदर विद्युत शवदाह गृहों के टेंडर निकाले और 6 नए शवदाह गृह जल्द बनाए। दिल्ली में भी श्मशानों में अंतिम संस्कार करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर पूरे देश भर में कोरोना महामारी की वजह से हाहाकार की स्थिति है। तमाम बड़े शहरों में न तो बेड खाली हैं, न इलाज मिल रहा है, न डॉक्टर अवेलेबल हैं, न एम्बुलेंस अवेलेबल हैं और मरीज मारे फिर रहे हैं और इलाज न मिलने की सूरत में वो मर भी रहे हैं। तो इस पूरे हालात पर सरकार का क्या रवैया है? हमें केंद्र सरकार से इस बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिल रहा है कि वो क्या करने जा रही है। वो किस तरह से राज्य सरकारों से बातचीत कर रही है, स्थिति को सुधारने के लिए कोई कदम उठा रही है। बार बार पीएम केयर्स फंड की चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री के नाम से बने इस फंड में पिछले बार हजारों करोड़ रुपए दान के रूप में इकट्ठे किए गए। उनका क्या किया जा रहा है? क्या इस एक साल के अंदर उस फंड से कुछ व्यवस्था की गई है? क्या इस जो स्थिति आज बनी है उसका कोई आकलन केंद्र सरकार ने किया था, उसकी कोई तैयारी की थी, या वैक्सीनेशन की जो स्ट्रेटजी है वो पूरी तरह से जो फेल हो रही है, क्या ये सरकार की रणनीति में खामी थी? तो पूरी तरह से सरकार का पर्दाफाश हो गया। न केवल केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकारों का भी पर्दाफाश हो रहा है। आप लखनऊ में देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और लखनऊ के श्मशानों की जो तस्वीरें
लोगों ने देश भर में और दुनिया भर में देखी हैं, उसके बाद उनको छिपाने के लिए उन श्मशानों को कवर किया जा रहा है ताकि लोग सच्चाई न जान सकें। कल हमने आपको बताया था कि कैसे मध्य प्रदेश की सरकार आंकड़ों में फेरबदल कर रही है, फर्जीवाड़ा कर रही है। यही रिपोर्ट यूपी से आ रही है। कई और राज्य इसमें इसी तरह की हेराफेरी कर रहे होंगे। महाराष्ट्र में हालात काबू से बाहर हो चुके हैं। वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इसे राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया जाना चाहिए और सचमुच में स्थितियां इतनी बिगड़ चुकी हैं कि अब इसे नेचुरल कैलेमिटी की तरह न ट्रीट किया गया, एक बड़ी आपदा की तरह न लिया गया तो बड़े पैमाने पर लोग मारे जाएंगे। प्रधानमंत्री अभी तक एक भी बार टीवी पर आकर कुछ मुखार विंद से कहने में उन्हें संकोच हो रहा है। अभी तक वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। सरकार चुप है, न कोई मीटिंग की खबर आ रही है, न कुछ है। क्या कोई एहतियाती कदम उठाए रहे हैं? सरकार कोई पैकेज ला रही है? इतने बड़े पैमाने पर पलायन भी शुरू हो गया है। हमें महाराष्ट्र से लगातार ऐसी तस्वीरें मिल रही हैं, वीडियोस मिल रहे हैं जिनमें लोग भाग रहे हैं छोड़ छोड़कर। तो ये तमाम चीजें फिर से पिछले साल की तरह दोहराई जा रही हैं, बल्कि उससे और भी खौफनाक मंजर हमारे सामने है। लेकिन केंद्र सरकार का अता पता नहीं है। प्रधानमंत्री से लेकर पूरा मंत्रिमंडल बंगाल और दूसरे प्रदेशों के चुनाव में व्यस्त था, अब बंगाल चुनाव में व्यस्त है। उत्तर प्रदेश में इसी मौके पर आप देखिए पंचायत चुनाव भी करवाए जा रहे हैं और कुंभ का में स्नान भी चल रहा है, जहां को लाखों लोग रोज जुट रहे हैं और उन्हें कोरोना भी फैल रहे हैं। लेकिन सरकार है कि इससे बिल्कुल भी विचलित नहीं है। उसे नहीं लगता है कि कुंभ का स्नान बंद कर दिया जाना चाहिए या उसे बहुत ही सीमित कर दिया जाना चाहिए। लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहिए, अनुरोध करना चाहिए कि कृपया वे न आए। लेकिन हिंदू तुष्टीकरण के लिए सरकार और हिंदू वोट बैंक के लिए सरकार कुछ भी कर सकती है, उनको मौत के मुंह में भी झोंक सकती है, जो कि हम देख रहे हैं कि इतने सारे जो श्रद्धालु हैं वो केवल श्रद्धा के नाम पर आ रहे हैं और वो बेवकूफ़ बन रहे हैं। वो आप नहीं जानते कि कैसे वो किस तरह के जोखिम उठा रहे हैं। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, कई राज्य सरकारें, ज़्यादातर राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम साबित हो रही हैं और ये पूरा कहना चाहिए कि ये देश का एक बहुत बड़ी नाकामी है, एक राष्ट्र के रूप में एक बहुत बड़ी विफलता है। और अब अगली खबर का रुख करने से पहले आपसे दो छोटे छोटे निवेदन। पहला निवेदन तो यही है कि हमें आर्थिक मदद कीजिए, हमारी जो सदस्यता योजना है उसका हिस्सा बनिए। आप जानते ही हैं कि एक वैकल्पिक माध्यम की ज़रूरत है, क्योंकि गोदी मीडिया अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं कर रहा है और सत्य हिंदी जैसे प्लेटफॉर्म ही आपको सच्ची और सार्थक जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो सच जो आपके हित में है, जो आपको जानना चाहिए, आप तक पहुंचता रहे। इसलिए आपसे निवेदन है कि कृपया हमारी आर्थिक मदद कीजिए ताकि हम और बेहतर ढंग से अपना काम कर सकें। दूसरी गुजारिश ये है कि हमारा ऐप अवेलेबल है sathindi.com का, आप उसे गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, उससे भी डाउनलोड कर लीजिए। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कृपया ऐसा कर लें। ये दोनों काम आप ज़रूर करेंगे, हमें ऐसी उम्मीद है। अगली खबर लेते हैं। कोरोना महामारी के भयंकर संक्रमण के बीच हरिद्वार में कुंभ का मेला जारी है। इस मेले में पहुंची लाखों लोगों की भीड़ को संभालने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को ड्यूटी पर लगाया गया है। हालांकि इस काम के लिए उन्हें कोई वेतन नहीं दिया गया, लेकिन इन स्वयंसेवकों को उत्तराखंड की पुलिस ने स्पेशल पुलिस ऑफिसर SPO का दर्जा दिया है और ऐसा पहली बार हुआ है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ऐसे 1553 स्वयंसेवक हैं। इनमें से 1053 स्वयंसेवक फील्ड में काम कर रहे हैं, जबकि बाकी लोग बैकअप के काम में लगे हैं। ये स्वयंसेवक हरिद्वार शहर, रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग सहित ऋषिकेश, टिहरी, पौड़ी और उत्तर प्रदेश से लगने वाली हरिद्वार जिले की सीमाओं पर ड्यूटी दे रहे हैं। एक लोकेशन पर 6 स्वयंसेवकों को तैनात किया गया है। कुंभ मेले के डिप्टी SP बीरेन्द्र प्रसाद डबराल ने कहा कि ऐसा नहीं है कि संघ के स्वयंसेवक पहली बार कुंभ में ऐसा काम कर रहे हैं, वे पहले भी ऐसी ड्यूटी कर चुके हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि उन्हें SPO का आई कार्ड दिया गया है।
तो ये समझने वाली बात है। अगर कोई स्वयं सेवा करना चाहता है, कोई सामाजिक कार्य करना चाहता है तो उसके लिए स्वतंत्र है, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे कांग्रेस का सेवा दल हो या दूसरे संगठन हैं, वो अपना काम करते ही हैं, वो स्वयं जाते हैं और व्यवस्था में सहयोग करते हैं। लेकिन अगर उन्हें एसपीओ का दर्जा दिया जा रहा है, स्पेशल पुलिस ऑफिसर का दर्जा दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि सरकार उन्हें अपने से जोड़ कर देख रही है और ये एक खतरनाक प्रवृत्ति है, एक खतरनाक रास्ता है जिसमें आगे चलकर स्वयं सेवकों, आरएसएस और सरकार के बीच की जो एक लाइन है वो ख़त्म होती है, दोनों मिलते जाते हैं। और ये आगे चलकर ये भी हो सकता है कि आरएसएस सरकार को निर्देशित करने, अभी भी सरकार को निर्देशित कर रही, लेकिन सरकार के अंदर होकर काम करने लगे, ये सरकार की एक आर्म बन जाए, एक बाह बन जाए और उस तरह से काम करने लगे। जैसे हिटलर के राज में हिटलर ने कई तरह के अपनी राजनीतिक संगठन बनाए थे जो उसके विचारधारा और उसकी नीतियों के अनुसार काम करते थे, जिसमें हिंसा, नफरत फैलाना भी शामिल है। तो आरएसएस का चरित्र हम जानते हैं, आरएसएस का एजेंडा हम जानते हैं और आरएसएस के कार्यकर्ताओं की मानसिकता से भी हम परिचित हैं। अगर इस तरह का घालमेल होता है सत्ता, प्रशासन और इस तरह के संगठनों का, तो ये भविष्य में एक बहुत ही विस्फोटक स्थिति को निर्मित कर सकता है। इससे बचा जाना चाहिए, इस दूरी को बराबर मेंटेन किया जाना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में चूंकि बीजेपी की सरकार है और बहुत सारे अफसर अपनी सरकारों को खुश करने के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते रहते हैं, इससे नंबर बढ़ता है, उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलती हैं, प्रमोशन मिलते हैं, तो इस लालच में वो इस तरह के हथकंडे आजमाते हैं और इस तरह से एक जो स्वायत्तता होती है पूरी प्रशासनिक मशीनरी की, सरकारी मशीनरी की, और जो स्वतंत्रता होती है, जो निष्पक्षता होती है, हर तरह से वो बाधित होती है। इसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, एक जो लोकतांत्रिक देश है और जो संविधान से चलने वाली संस्थाएं हैं, उन्हें इस तरह के मामलों में एक जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करना चाहिए, ये घालमेल नहीं करना चाहिए। लेकिन ये हो रहा है और ये सारी चीज़ें हैं जो हमें चेताती हैं कि भविष्य में इन सरकारों का एजेंडा क्या है, वो क्या करने जा रही हैं, ये एक संकेत है। अगली खबर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में बुधवार को एक रैली के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों को ही निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने बंगाल की जनता से कहा कि आपने टीएमसी को मौका दिया लेकिन वो फेल हो गई, क्योंकि उन्होंने न सड़कें बनाई, न कॉलेज बनाए। आज बंगाल ऐसा इकलौता राज्य है जहां लोगों को नौकरियों के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। राहुल ने कहा कि हमने कभी भी बीजेपी और आरएसएस से गठबंधन नहीं किया, हमारी उनसे केवल राजनीतिक ही नहीं विचारधारा की भी लड़ाई है। लेकिन ममता बनर्जी की लड़ाई केवल राजनीतिक है, वो बीजेपी के साथ गठबंधन में रही हैं। इसके साथ ही राहुल ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत कहती है, कभी भी टीएमसी मुक्त भारत नहीं कहती है। इसके साथ ही बीजेपी पर हमला बोलते हुए राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री बंगाल में आकर कहते हैं सोनार बांग्ला बनाएंगे, जहां भी जाते हैं यही कहते हैं, सुनहरा बंगाल, सुनहरा यूपी, सुनहरा तमिलनाडु, सुनहरा असम। लेकिन किया क्या आपने? राहुल ने कहा कि पहले हमसे विदेश के लोग पूछते थे कि आप इतनी विविधता में भी एकता से कैसे रहते हैं, और अब पूछते हैं कि देश को क्या हो गया है, इतनी नफरत कैसे फैल गई है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार उन पर प्रश्न उठते रहे हैं कि वो बंगाल में अभी तक प्रचार के लिए क्यों नहीं गए। क्या टीएमसी के प्रति उनकी पार्टी वो सॉफ्ट है, वो चाहती है कि टीएमसी भले जीत जाए लेकिन बीजेपी ना जीते, बीजेपी को कमज़ोर करने के लिए वो खुद कमज़ोर होने के लिए तैयार है। तो ये शायद इस धारणा को तोड़ने के लिए राहुल गांधी ने एक तरफ टीएमसी पर हमला किया कि वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाती रही है, गलबहियाँ करती रही है। ममता बनर्जी खुद वाजपेयी सरकार में मंत्री रह चुकी हैं, उनके कई और साथी मंत्री रह चुके हैं और उनके बीच तालमेल होता रहा है। तो उस तरफ भी इशारा किया है, क्योंकि राहुल गांधी जानते हैं कि
धर्मनिरपेक्षता के मामले में टीएमसी का जो पूरा चरित्र रहा है वो समझौतावादी रहा है और उस पर अटैक कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी को भी अटैक कर रहे हैं कि बीजेपी भी टीएमसी से मिली जुली है, क्योंकि वो कभी टीएमसी मुक्त भारत की बात नहीं करती, वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है। तो ये अटैक दोनों पर उन्होंने किया है और ये जताने की कोशिश की है कि टीएमसी भी उनकी दुश्मन है और बीजेपी भी उनकी दुश्मन है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आड़े हाथों लिया कि वो हर जगह जाते हैं और मीठी मीठी बातें करते हैं, सब्ज बाग दिखाते हैं, सबको सोने का बना देने की बात करते हैं, लेकिन असल में क्या हो रहा है? क्या कहीं कोई सोनार यूपी, सोनार एमपी कोई कुछ कहीं बना है या हालात और भी बदतर हुए हैं? तो ये उनकी भाषण का और ये चुनाव प्रचार का जो केंद्र बिंदु है वो इससे जाहिर होता है। लेकिन बहुत देर से पहुंचे हैं। इस तरह के हमलों का कोई असर होगा, कांग्रेस को विशेष फायदा होगा या नहीं होगा, ये देखने की बात है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि नॉर्थ बंगाल में जहाँ पर अब अगले दौर के मतदान होने हैं वहाँ पर उनकी पार्टी ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, इसलिए वहाँ पर शायद वो ज़्यादा समय देना चाहें या देंगे और चाहेंगे कि उनकी पार्टी कम से कम पिछले बार का प्रदर्शन दोहराए। ये हो पाता या नहीं हो पाता, ये देखने की बात है। अगली खबर, पाकिस्तान के अखबार डॉन ने वाशिंगटन में संयुक्त अरब अमीरात के दूत के हवाले से कहा है कि यूएई संयुक्त अरब अमीरात भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कर रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के शीर्ष खुफिया अधिकारियों ने रिश्तों को सुधारने को लेकर दुबई में गुप्त वार्ता की थी। यूएई के राजदूत यूसुफ अल ओतिबा ने बुधवार को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हूवर इंस्टीट्यूशन के साथ एक वर्चुअल चर्चा के दौरान कहा कि यूएई ने कश्मीर की वजह से पैदा विवाद को कम करने में भूमिका निभाई है और दोनों देशों के बीच युद्ध विराम भी करवाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि जल्द ही दोनों देशों के राजनीतिक संबंध भी बहाल होंगे और रिश्ते अच्छे होंगे। उन्होंने कहा हो सकता है कि वे सबसे अच्छे दोस्त नहीं बन सकते, लेकिन कम से कम इसे एक ऐसे स्तर तक ले जाया जा सकता है जहां वो एक दूसरे से बात कर रहे हों। बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच 2019 के बाद से बातचीत बंद है, जिसके बाद से अभी हाल में दोनों देश एलओसी पर सीज फायर को लेकर सहमत हुए हैं। तो दिलचस्प बात यह है कि भारत सरकार लगातार ये कह रही है कि पाकिस्तान से हम बातचीत नहीं करेंगे। पाकिस्तान जब तक आतंकवाद पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं करता है और वहाँ से आतंकवाद का निर्यात करना नहीं रोकता है, तब तक उनसे कोई बातचीत नहीं हो सकती। लेकिन पर्दे के पीछे जो बैक चैनल्स जिसको कहते हैं डिप्लोमेसी में, वहाँ पर तमाम तरह से बातचीत हो रही हैं। यूएई संयुक्त अरब अमीरात उसमें मध्यस्थता कर रहा है। भारत ये कह चुका है कि हम दोनों के बायलैटरल रिलेशन हैं और इसमें किसी मध्यस्थ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मध्यस्थता भी हो रही है। मध्यस्थता के लिए भी वो राज़ी है और यूएई मध्यस्थता कर रहा है। इसका कोई खंडन अभी तक भारत सरकार की तरफ से नहीं आया है। यूएई कर रहा है, इसका मतलब है कि यूएई के पीछे भी कई शक्तियां होंगी। हो सकता है अमेरिका भी एक पीछे से एक भूमिका अदा कर रहा हो, और पीछे से इसलिए कि उसका नाम आएगा तो भारत में उस पर बावेला खड़ा होगा, तो उसने पीछे से यूएई को लगा रखा होगा कि आप मध्यस्थता करो। तो एक मध्यस्थता हो रही है, दोनों देशों के बीच में बातचीत हो, समाधान हो, शांति हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, होनी चाहिए। लेकिन ये पाखंड नहीं होना चाहिए, ये धोखाधड़ी भारत की जनता के साथ नहीं होना चाहिए कि आप कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। हो कुछ रहा है, पाकिस्तान के साथ बातचीत भी हो रही है, समझौते भी हो रहे हैं, मिल भी रहे हैं, और आगे चल के अचानक आपको पता चलेगा कि कोई बड़ा समझौता भी करने के लिए भारत सरकार तैयार हो गई है। तो ये एक तरह से भारतीय जनता को अंधेरे में रखना है, अंधेरे में रखकर और अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करना है। लेकिन ये साफ है कि भारत और पाकिस्तान दोनों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, खासतौर पर अमेरिका का दबाव है। हो सकता है कि रूस का भी दबाव हो कि आप समझौता करें और मामले को ख़त्म करें या बढ़ने न दें कम से कम, क्योंकि कश्मीर विवाद इस तरह की बातचीत से हल होने से रहा। लेकिन ये ज़रूर है कि एक जो टकराव की लगातार स्थिति बनी रहती है और कभी भी युद्ध के होने की आशंका बनी रहती है, वो इससे ख़त्म हो सकती है, कमज़ोर पड़ सकती है। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट ने रमज़ान के दौरान निज़ामुद्दीन मरकज़ में एक बार में 50 लोगों के नमाज अदा करने की अनुमति दे दी है। वो एक दिन में 5 बार नमाज अदा कर सकेंगे। दिल्ली वक्फ बोर्ड की याचिका पर कोर्ट ने यह फैसला दिया है। बता दें, पिछले साल 23 मार्च से मरकज़ बंद है। केंद्र सरकार ने मरकज़ में नमाज की अनुमति के विरोध में कहा था कि राजधानी में नए आपदा प्रबंधन नियमों के तहत सभी धार्मिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, इसलिए मरकज़ में नमाज एक साथ नहीं पढ़ी जा सकती है। इसको लेकर कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि नियमों के अनुसार धार्मिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन पूजा स्थलों को बंद करने के लिए कोई निर्देश नहीं है। उच्च न्यायालय ने कहा, स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है, लेकिन चूंकि सभी धार्मिक स्थल खुले हैं और निज़ामुद्दीन मरकज़ पूजा स्थल है, इसलिए उसे भी खोला जाना चाहिए। बता दें, बढ़ते कोरोना संकट के बीच कुंभ में भी लाखों की संख्या में लोग जुट रहे हैं और इस मेले को पहले खत्म करने से भी सरकार इनकार कर रही है। तो सरकार का दोहरा रवैया, सरकार का एक धर्म के प्रति जो विशेष दुराव है वो स्पष्ट हो गया है कि वो बाकी धर्मों के मामले में अपने मतलब हिंदू धर्मों के स्थलों के मामले में दूसरा रवैया रखती है, और अगर मुस्लिम समुदाय का कोई धर्म स्थल है तो उसके मामले में उसका रवैया दूसरा है। तो मरकज़ में पिछले साल भर से नमाज नहीं होने दी जा रही थी। ये मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने एक बहुत ही संतुलित रवैया अपनाया है, एक अच्छा फैसला दिया है कि जैसे दूसरे धर्मस्थल खुले हैं वैसे ये धर्मस्थल भी खुलेगा। जैसे दूसरे धर्मस्थलों पर लोग पूजा उपासना कर रहे हैं वैसे ही मरकज़ में भी हो सकती है, इसलिए इसमें रोक टोक नहीं होनी चाहिए। ये ज़रूर है कि उसने कुछ नियंत्रित किया है कि एक बार में 50 से ज़्यादा लोग एकत्रित ना हो। दुर्भाग्य की बात यह है कि केंद्र सरकार ने इस तरह से सोचने की ज़रूरत नहीं समझी। अपना जो पूर्वाग्रह या दुराग्रह है वो एक बार फिर से दिखाया है, और इसका संदेश यही जाता है कि जो केंद्र में सरकार है मौजूदा, उसका रवैया पक्षपातपूर्ण है, भेदभावपूर्ण है। वो धर्मों के बीच फर्क करती है, एक धर्म को विशेष सुविधा देना चाहती है और दूसरे को उससे वंचित रखना चाहती है। बड़े बड़े आयोजन देश भर में हुए हैं, हो रहे हैं। हम जानते हैं कि कुंभ में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, लेकिन उसके मामले में केंद्र सरकार की कोई चिंता अभी तक जाहिर नहीं की गई है। ना प्रधानमंत्री कुछ बोले हैं, ना गृह मंत्री कुछ बोले हैं, ना ही कोई सरकार का प्रवक्ता बोला है कि कुंभ जैसा आयोजन राज्य सरकार को नहीं करना चाहिए, और अगर अब हो गया है और इतना बड़े पैमाने पर कोरोना फैल गया तो उसे खत्म कर देना चाहिए, बहुत सीमित कर। इस मामले में वो खामोश है, चुप है, उसे इसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन मरकज़ जैसे एक छोटे से स्थान पर वो नमाज अदा करने को लेकर अड़ी हुई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। उम्मीद है कि आप इन्हें पसंद करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे और बड़े पैमाने पर इसे शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।